दोस्तों कहते हैं कि मुंबई की बायकुला महिला जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। लेकिन उसी जेल की चार दीवारी के अंदर रात के अंधेरे में जो होता था वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां का जेल सुपरिटेंडेंट रोज रात को उन बेबस महिला कैदियों के साथ ऐसा सलूक करता था जो किसी के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है, और कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता था। दोस्तों, एक रात डीसीपी मैडम खुद एक कैदी का भेष बनाकर उस जेल में दाखिल हुई। लेकिन उस सुपरिटेंडेंट ने उनके साथ भी वही हरकत करने की कोशिश की, और उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझेंगे। वीडियो में बने रहें। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो एक बहुत बड़े सच से आप वंचित रह जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसा शहर जो बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। इस शहर में हर रोज लाखों कहानियां जन्म लेती हैं और लाखों दफन हो जाती हैं। उसी मुंबई शहर में डीसीपी मीरा यादव अपने पद पर तैनात थीं। देखने में सौम्य, बोलने में सधी हुई, लेकिन भीतर से फौलाद की तरह मजबूत। मीरा यादव का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के घुटने कांपने लगते थे। कहते थे कि मीरा यादव एक बार जिस केस को अपने हाथ में ले लें, उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना वो चैन से नहीं बैठती। दोस्तों, मीरा यादव एक छोटे से कस्बे से निकलकर आई थीं। घर में गरीबी थी, लेकिन हौसला आसमान जितना ऊंचा था। उन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया था। मीरा यादव ने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। कमजोर और बेसहारा लोगों की आवाज बनना उनका स्वभाव था। लेकिन उन्हें उस रात का अंदाजा नहीं था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। डीसीपी मैडम अपने केबिन में बैठकर फाइलें पलट रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर आया एक मामूली सा दिखने वाला आदमी। नाम था उसका सुरेश। सुरेश बायकुला महिला जेल में खाना बनाने वाले स्टाफ का हिस्सा था। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। डीसीपी मैडम ने कहा, सुरेश बैठो। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? सुरेश बोला, मैडम मैडम मुझे नहीं पता कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वह बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर नहीं बोला तो शायद मुझसे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। डीसीपी मैडम ने गंभीर होते हुए कहा, सुरेश, खुलकर बोलो, जो भी है सामने रखो। सुरेश ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैडम, बायकुला जेल में जो महिला कैदी बंद है वो सुरक्षित नहीं है। रात के अंधेरे में उनके साथ जो होता है वह मैंने खुद देखा है। वहां का सुपरिटेंडेंट, मैडम, वो साहब नहीं है, एक दरिंदा है। डीसीपी मैडम की आंखें तन गईं। उन्होंने कहा, सुरेश, होश में हो ना तुम जानते हो तुम किसके बारे में बोल रहे हो? सुरेश बोला, मैडम, मैं पूरे होश में हूं। अगर होश में नहीं होता तो आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं डरा हुआ आया हूं, लेकिन जो देखा वो बताना जरूरी था। उन बेचारी औरतों की आंखों में जो दर्द है वो मुझसे देखा नहीं जाता। तब डीसीपी मैडम ने पूछा, कोई कैदी क्यों नहीं बोली? जब मैं पिछले हफ्ते वहां निरीक्षण पर गई थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा। सुरेश ने कहा, मैडम, डर, बस डर। उन्हें धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उनकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए वो सब चुप रहती हैं। डीसीपी मैडम का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, सुरेश, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। तुम जाओ और मुझे हर खबर देते रहो। मैं आज रात खुद उस जेल का हाल देखूंगी। दोस्तों, डीसीपी मैडम के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर क्यों बार बार महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है? क्यों उनकी आवाज दबाई जाती है? मीरा यादव खुद भी एक महिला थीं और उन कैदियों का दर्द उनके भीतर कहीं ना कहीं उतर रहा था। उसी शाम मैडम जेल निरीक्षण पर गईं। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखा। साफ सफाई थी, व्यवस्था थी, लेकिन जेल की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है यह कोई महिला कैदी बताने को तैयार नहीं थी। उनकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन होंठ सिले हुए थे। तब मीरा यादव को एक बात समझ आ गई, इस सच्चाई को बाहर लाने का एक ही रास्ता है। दूसरे दिन अपने केबिन में बैठकर डीसीपी मैडम ने सोचा, लंबा सोचा।
और फिर उन्होंने एक फैसला किया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था। मुझे खुद उस जेल में कैदी बनकर जाना होगा। दोस्तों, उस रात डीसीपी मीरा यादव ने कैदी के कपड़े पहने, बालों को बिखेरा, चेहरे पर थकान का भाव लाया और अपने कॉलर में एक बेहद छोटा गुप्त कैमरा और माइक्रोफोन छुपाया। लेकिन उनके मन में एक डर भी था। जेल की दुनिया अलग होती है, वहां के अपने कानून होते हैं। अगर पहचान खुल गई तो बाहर आना मुश्किल हो सकता था। रात के करीब 1:30 बजे मीरा यादव बायकुल्ला महिला जेल की उस विंग में पहुंची जहां कैदी महिलाएं रहती थीं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ वर्दीधारी लोग महिला कैदियों से जबरदस्ती गाना गवा रहे थे, कुछ उनसे पैर दबवा रहे थे, कुछ का व्यवहार और भी शर्मनाक था। डीसीपी मैडम ने खुद को संभाला। भीतर से उबाल आ रहा था, लेकिन बाहर से खुद को एक डरी हुई कैदी की तरह दिखाना था। तभी एक वर्दीधारी उनके पास आया और बोला, अरे, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी यहां नहीं देखा तुम्हें। डीसीपी मैडम ने धीमी आवाज में कहा, साहब, आज ही आई हूं, सुबह को लाया गया है। वह बोला, नाम? मैडम ने कहा, लक्ष्मी। क्या किया था? साहब, झूठा आरोप लगाया है, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2 और सिपाही हंसने लगे। अरे, यह भी कोई नाम है? चल बड़ी बेगम, जा पहले हमारा पानी ले आ। डीसीपी मैडम ने कहा, साहब, मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं, नौकरानी नहीं हूं। यह सुनते ही उनमें से एक की भ्रिकुटी चढ़ गई। बड़ी जबान है तेरी, चल हमारे साथ चल, तुझे एक कमरे में ले चलते हैं, वहां तेरी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, 2 सिपाही डीसीपी मैडम को घसीटते हुए एक अलग कमरे में ले गए। कमरा सुनसान था, आसपास कोई नहीं। उनमें से एक का नाम था विजय और दूसरे का आकाश। दोनों की उम्र 30 से कम थी और डीसीपी मैडम ने तुरंत भांप लिया कि इन दोनों की आंखों में अपराध की आग नहीं, बल्कि एक उलझन है। विजय बोला, बता, तेरा नाम क्या है असली, और यहां आकर इतनी बहादुरी क्यों दिखा रही है? डीसीपी मैडम ने दोनों को गौर से देखा, फिर एक पल के लिए रुकीं और फिर धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में बोलीं, तुम दोनों जानते हो मैं कौन हूं? दोनों ने एक दूसरे को देखा। आकाश बोला, नहीं जानते, लेकिन बहुत बकबक करती हो। डीसीपी मैडम बोलीं, मैं मुंबई पश्चिम की डीसीपी हूं, मीरा यादव। दोनों हंसने लगे। विजय बोला, हां हां, और मैं मुख्यमंत्री हूं। डीसीपी मैडम ने बिना घबराए अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और आगे किया। दोनों ने देखा और उसी पल दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। विजय के घुटने लड़खड़ाए। आकाश ने जो हाथ उठाया था वह वहीं रुक गया। दोनों एक साथ झुक गए। मैडम, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे, माफ करो मैडम। डीसीपी मैडम ने शांत लेकिन कड़ी आवाज में कहा, मैं तुम दोनों को एक ही शर्त पर माफ करूंगी, मेरा साथ दो। दोनों एक साथ बोले, हां मैडम, जो कहेंगी वो करेंगे। डीसीपी मैडम ने कहा, पहले बताओ, रात को यहां क्या होता है? कौन है जो इस सब का सरगना है? विजय ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, यहां के सुपरिटेंडेंट हैं भरत कांबले साहब, वही रात को यहां आते हैं। उनका हुक्म चलता है, जो उनके खिलाफ बोला उसे या तो तबादला मिला या और बुरा हुआ। डीसीपी मैडम ने कहा, मुझे उनके पास ले चलो, लेकिन याद रखो, मेरे सामने बिल्कुल सामान्य रहो, जैसे पहले बात कर रहे थे वैसे ही। थोड़ा भी हिचकिचाए तो शक हो जाएगा। और ये कैमरा लो, यहां जो हो रहा है सब रिकॉर्ड करो। दोनों दरोगाओं ने सांस भरी। डर था, लेकिन अब रास्ता साफ था। दोस्तों, दोनों सिपाही डीसीपी मैडम को उस हिस्से में ले गए जो आम कैदियों के लिए वर्जित था। वहां था सुपरिटेंडेंट भरत कांबले का कमरा। दरवाजा खुला तो सामने एक बड़ा सा कमरा था। दीवारों पर तस्वीरें, एक ओर रखी हुई शराब की बोतल और बीच में चमड़े की कुर्सी पर बैठा एक भारी भरकम आदमी, चेहरे पर घमंड, आंखों में वहशीपन। विजय ने कहा, साहब, यह नई आई है, बहुत जुबान चला रही थी, आपके पास लेकर आए हैं। भरत कांबले ने डीसीपी मैडम को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। नाम? डीसीपी मैडम ने कांपती आवाज बनाते हुए कहा, लक्ष्मी। अच्छा नाम है, लेकिन यहां तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बोलूं। वह उठकर आगे बढ़ा, आज से तुम हमारी खास कैदी हो। उसने आगे बढ़कर डीसीपी मैडम की बांह पकड़ने की कोशिश की। डीसीपी मैडम ने एक कदम पीछे खींचा। साहब, मुझे डर लग रहा है।
कांबले हंसा। डर तो यहां सबको लगता है, आदत हो जाएगी। डीसीपी मैडम ने कहा, साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपसे डरना तो स्वाभाविक है। कांबले फूल गया। उसने दोनों सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा किया। जाओ तुम लोग। विजय और आकाश बाहर निकल गए और जैसा डीसीपी मैडम ने कहा था वैसे ही सीधे उस जगह पहुंचे जहां बाकी सिपाही महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे और सब कुछ कैमरे में कैद करने लगे। इधर कमरे में डीसीपी मैडम अकेली थीं उस दरिंदे के साथ। कांबले ने धमकाया, मीठे बोल बोले, डराने की कोशिश की। डीसीपी मैडम हर बार चतुराई से पीछे हटती रहीं, बातों में उलझाती रहीं और कांबले खुद ही बोलता रहा, तुम क्या चीज हो? मैंने बड़ी बड़ी औरतों को अपने रंग में ढाल लिया। यहां मेरी मर्जी चलती है, यहां मेरी शिकायत कोई नहीं सुनता। वह बताता रहा, अपने जुर्मों की फहरिस्त खुद गिनाता रहा और वो सब कुछ गुप्त कैमरे में कैद होता रहा। डीसीपी मैडम ने एक पल में भांपा, सबूत पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा, साहब आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मैं खुद आपके पास आऊंगी। कांबले ने ठहाका लगाया, हाँ ठीक है, कल आ जाना, जाओ आज। डीसीपी मैडम उस कमरे से बाहर निकलीं, सांस ली और बिना एक पल गंवाए जेल से बाहर निकल गईं। विजय और आकाश ने भी अपना काम कर दिया था। सब कुछ रिकॉर्ड करके वो सामग्री डीसीपी मैडम को सौंप दी। दोस्तों, अगले दिन सुबह होते ही डीसीपी मीरा यादव वो सारे सबूत लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों को सब कुछ दिखाया, कैमरे की फुटेज, माइक की रिकॉर्डिंग, सुप्रिटेंडेंट की खुद की जुबान में कबूलनामा। उसी दोपहर बायकुला जेल में छापा पड़ा। भरत कांबले और उसके साथी सिपाहियों को उनकी वर्दी के साथ बाहर निकाला गया। गिरफ्तारी हुई, नौकरी गई और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ जो कोई साधारण मामला नहीं था। जेल में जितनी भी महिला कैदी थीं, उन सबने डीसीपी मैडम के सामने हाथ जोड़े। कुछ रो पड़ीं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैडम, हम बहुत समय से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज उन दीवारों से बाहर नहीं जाती थी। आज पहली बार लगा कि कोई सुनने वाला भी है। पुलिस महकमे में डीसीपी मीरा यादव की जमकर तारीफ हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी हिम्मत और सूझबूझ को सलाम किया। दोस्तों, तो इस तरह डीसीपी मैडम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन बेबस महिलाओं को न्याय दिलाया। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर इरादा नेक हो और हौसला बुलंद हो तो सिस्टम के अंदर का अंधेरा भी एक दिन उजाले में आ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने जिले में ऐसा ही परिवर्तन चाहते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।